नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि 5-7 दिन के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ दिन के लिए हमारी क्लास बंद हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, क्षमा चाहता हूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी क्लास है वो डिस्टर्ब हो, रेगुलर क्लास में आपको दूं, ये मेरा हमेशा मोटिवेशन रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हमें क्लासेज है वो बंद करनी पड़ जाती हैं। क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे चला गया था, मेरी 7 दिन की कोई सेफ्टी की ट्रेनिंग थी, तो मैं चला गया था वहाँ, तो मैं वहाँ से वीडियो आपको नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब से आपको रेगुलर क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इतना 5-7 दिन के लिए पैशन अपना बनाए रखा, मेरा सपोर्ट आपने बनाए रखा, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। बस ऐसा ही अपना प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे से काम करने की कोशिश करूँगा। साथ ही क्लास नंबर हमारी ये 32 है। इससे पहले हम 31 क्लास नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपने पीछे की सारी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट कर ली होंगी और उनका रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी और बहुत अच्छी क्लास मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसका लिंक अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। मैंने आपको ये कई बार बताया मेरे साथी कि यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो 2 ऊर्जाओं का योग होती है। किस किस ऊर्जा का योग होती है? एक तो आपकी होती है गतिज ऊर्जा प्लस एक आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का जो आपका योग है वही क्या कहलाती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। आप सभी को पता है। यहां पर आपको क्या दिया है कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा, ये तो आपको यहां पर दे दिया यांत्रिक ऊर्जा, और ये जो मान है ये प्लस का मान है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां पर माइनस गतिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा में से इस गतिज ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आगे आपके स्थितिज ऊर्जा बचेगा। इसी प्रकार से जब आपको यांत्रिक ऊर्जा में से इस स्थितिज ऊर्जा को बाहर निकालने की कह दे, यहां पर अगर माइनस में स्थितिज ऊर्जा होता तो आपका उत्तर हो जाता गतिज ऊर्जा। लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर आपका जो सही आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। बताओ समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 1 सेकंड के मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी इसमें से किस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है यह आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। साथ ही आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसी में क्या होती है? आपकी 2 ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसी में आपकी 2 ऊर्जा होती है। एक तो होती है आपकी गतिज ऊर्जा और एक आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा। यानी आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथी ध्वनि ऊर्जा की। ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि में 2 प्रकार की तरंग पाई जाती हैं। एक तो आपकी पाई जाती है संपीड़न, एक तो आपकी संपीड़न पाई जाती है और एक आपका पाया जाता है विरलन। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है उसमें कितने प्रकार की तरंग पाई जाती हैं या कितने प्रकार के गर्त होते हैं, या गर्त और तरंग किसके अंदर होते हैं? तो गर्त और तरंग होते हैं वो आपके ध्वनि ऊर्जा में होते हैं। इस संपीड़न को कहा जाता है गर्त, संपीड़न को गर्त कहा जाता है और इस विरलन को कहा जाता है तरंग।
विरलन को क्या कहा जाता है, सरंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे साथी, जो आपकी ध्वनि ऊर्जा होती है उसके अंदर गर्त और सरंग का निर्माण होता है, यानी संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। इसमें भी दो प्रकार के हमारे कारक काम आते हैं, यानी आपकी जो ध्वनि ऊर्जा है उसमें भी दो प्रकार के कारक हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा है इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं। तो आपको तो यही पूछा है कि निम्न में से किसके अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा के बारे में भी थोड़ी सी बात आप याद रख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसको हम डील करते हैं अच्छे से। तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे हो पाता या नहीं हो पाता। वीडियो को आप एक बार से रोक करके और इस क्वेश्चन को करके देख सकते हो। मैं अपना काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 12 kg के एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें स्थितिज ऊर्जा का मान दे रखा है, यानी हमें mgh का जो मान दे रखा है मेरे साथी, स्थितिज ऊर्जा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 600 जूल, यह आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको यहां पर और क्या क्या दे रखा है, यहां पर आपको m का मान दे रखा है 12 kg, g का मान आपको पता ही है, g का मान यहां पर आपको कितना लेना है, 10 लेना है। ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है g का मान आपको 10 लेना है, और हाइट का मान आपको ज्ञात करना है बराबर, ये 600 का 600 आ गया, क्योंकि ये तो हमारी स्थितिज ऊर्जा का कुल मान हमें दे रखा है। अब देखो h बराबर 600 बटे ये आपका 12 गुना 10 हो जाएगा, और इसको आप हल करोगे तो h बराबर कितना आएगा साथी, 5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर। हाइट का मान, ऊंचाई का मान आपका 5 मीटर आ गया। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, इसमें दे रखा है 5 मीटर सेकंड, यानी मीटर सेकंड तो नहीं होगा क्योंकि ऊंचाई आपकी मीटर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखोगे तो उसमें आपको माइनस का 5 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई कभी भी आपकी माइनस में नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड काम नहीं आएगा आपकी हाइट के अंदर। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से हमें डील करना पड़ता है, अच्छे से क्वेश्चन को देखना पड़ता है। हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, सभी को आता है, लेकिन गलती क्या होती है, हम जल्दबाजी में 5 उत्तर देख लेते हैं और ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, जो कि हमारा गलत है। इसका ऑप्शन तो डी सही है, तो आपको ये नहीं है कि उत्तर मिल जाए और हम इसको क्लिक कर दें, हमें वो देखना है कि मात्रक कौन सा काम आ रहा है। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और ये मीटर कभी भी आपका माइनस में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। आपको 3 स्थितियां दे रखी हैं, इन स्थितियों को पढ़ना है, इसमें से आपको यह बताना है कि इसमें से गतिज ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, सॉरी स्थिति नंबर ए को देखो। ए में दे रखा है कि बंदूक से निकली गोली, अगर बंदूक से गोली निकलती है तो वो तेजी से आगे बढ़ती है, यानी उसके अंदर गति होती है, और जिसके अंदर गति होती है उसके अंदर क्या होती है, आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो ए तो आपका होगा ही। फिर देखो बी को कि तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, अगर हम रेलवे इंजन की बात करते हैं तो वो भी आगे से आगे बढ़ता रहता है, तो वो भी आपके आगे बढ़ेगा, तो उसमें भी क्या होगी, आपकी गति होगी, इसलिए उसमें भी आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी उसका आपका जो बी है उसमें भी आपकी गतिज ऊर्जा है। फिर सी को देखो, एक साधारण पेंडुलम की गति, एक साधारण पेंडुलम की गति यानी गति है तो आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी सी जो है ना उसमें भी आपकी गतिज ऊर्जा है, यानी तीनों के अंदर आपकी गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी तीनों के अंदर क्या होगी, आपकी गतिज ऊर्जा होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि निम्न में से गतिज ऊर्जा किसके अंदर है, तो साथी जिसके अंदर गति पाई जाएगी उसके अंदर गति होगी। अगर हम बात करते हैं बंदूक से निकली गोली की, उसमें भी गति है, रेलवे इंजन कार्य कर रहा है तो उसमें भी गति है, और एक साधारण पेंडुलम अपना काम कर रहा है तो उसके अंदर भी क्या है, अपनी गति है। तो जिसके अंदर गति होगी उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पूछा है तो साथी आपको पता ही है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपका mgh, mgh यानी U बराबर mgh। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसमें आपको H 2 प्रकार के दे रखे, तो H1 दे रखा है, एक H2 दे रखा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं वही हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो उसमें क्या दे रखा है,
एम एच जी दे रखा है, ये जी आपको बड़ा दे रखा है, यानी कैपिटल जी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल जी होता है वो सार्वत्रिक गुणांक होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का, ये नहीं होता है। इस बड़े जी की जगह, कैपिटल जी की जगह आपका स्मॉल टी जी होता है, और इसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो आपका कैपिटल की जगह स्मॉल जी काम आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझोगे कि जी, कैपिटल जी में और स्मॉल जी में अंतर है, क्योंकि कैपिटल जो जी है ना उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, और आपका जो स्मॉल जी है इसको कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आपको याद रखना है आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके अंदर आपका स्मॉल जी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान आपको करनी है। ऑप्शन नंबर ए को देखो कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। साथ ही ये बात सरासर गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपको दे रखा है कि स्थिर अवस्था में एक वस्तु है, स्थिर अवस्था में है, इसका मतलब उसके अंदर गति नहीं है, और जिसके अंदर गति नहीं होगी उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यह बात गलत है, क्योंकि स्थिर अवस्था में जो वस्तु होगी उसमें कभी भी क्या नहीं हो सकती, आपकी गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, विराम अवस्था होगी। विराम अवस्था के अंदर आपकी और कोई ऊर्जा हो सकती है, लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती, बिल्कुल जीरो होगी उसके अंदर गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखोगे तो इसमें दे रखा है कि एक वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बिल्कुल, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है, गतिमान अवस्था में, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इसमें आपको इसका फॉर्मूला दे रखा है गतिज ऊर्जा का 1/2 और mv²। ये बिल्कुल सही बात है, यही आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसके अलावा दे रखा है कि गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो गलत कथन कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर ए था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, अच्छे से समझना है आपको, अच्छे से। उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ये आपसे पूछा है। कुल ऊर्जा का मतलब होता है, यानी उसमें जितनी भी ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जा का जो योग है उसको हम क्या कहते हैं, कुल ऊर्जा कहते हैं। यानी मान लो ये कोई पिंड है और ये पिंड नीचे की ओर गति कर रहा है, पृथ्वी की ओर गिर रहा है। ये मान लो यहां पर पृथ्वी है, तो जब ये इस स्थिति में था तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा थी, इसके अंदर थी आपकी स्थितिज ऊर्जा। इसमें कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो ये स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है, यानी इस स्थितिज ऊर्जा का मान नीचे आने पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन नीचे आएगा तब इसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, मान, इसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, यानी इसमें ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा आपकी कम होती है उतनी ही मात्रा में आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर मान लो ये आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें 5 जूल की कमी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 5 जूल की वृद्धि हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा समान रूप से बढ़ती हैं और समान रूप से ही घटती हैं। कहने का मतलब अगर ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी और ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक दूसरे के विपरीत होती हैं ये। तो इन दोनों का जो योग होता है उसको कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा वो होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जैसे पिंड आपका नीचे की ओर गति करेगा पृथ्वी की ओर, तो स्थितिज ऊर्जा का मान जितना कम होगा उतना ही मान आपका गतिज ऊर्जा का बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब इनका मान कम ज्यादा हो सकता है लेकिन इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मान लो इसका मान कुल 100 जूल है, ठीक है, 100 जूल है, और ये आपका 50 है और ये भी आपका 50 है। अब क्या हुआ, ये आपका जितना कम होगा, ये मान लो 5 कम हो गया तो ये 5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये 55 हो जाएगा। ये अगर 10 कम होगा यानी ये आपका 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनका मान बदल सकता है लेकिन इस यांत्रिक ऊर्जा का मान, यानी इसकी जो कुल ऊर्जा है ना, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आपको यही पूछा है कि जब पृथ्वी की ओर कोई पिंड है वो मुक्त रूप से गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, तो साथियों उसकी कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया।
क्योंकि जब आपका कोई ऊपर होगा ना, पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु होगी, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे जैसे वो नीचे की ओर गति करेगा तो आपकी गतिज ऊर्जा उसमें क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जितनी स्थितिज ऊर्जा की कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब इस यांत्रिक ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो पहले के जितना ही कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसकी गतिज ऊर्जा आपको दे रखी है 400 जूल, इसे कितनी ऊंचाई से गिराया गया था? तो आपको पता है कि जब कोई वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ये पृथ्वी के ऊपर पहुंचती है तो ये पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। यानी कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपको मान तो गतिज ऊर्जा का दिया गया है, मान तो आपको गतिज ऊर्जा का दिया गया है। गतिज ऊर्जा का जो मान है, गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 400 जूल। लेकिन साथ ही यहां पर समझने की बात यह है कि ये जो गतिज ऊर्जा है ना, ये प्राप्त कहां से हुई थी? ये हमें स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त हुई थी। स्थितिज ऊर्जा से प्राप्त हुई थी। तो स्टार्टिंग में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी वो कितनी थी? 400 थी। अब ये तो क्या हो गई? 0 हो गई, और ये इसका मान क्या हो गया? 400 हो गया। पहले स्थिति में क्या थी? पहले ये 0 थी और ये आपकी 400 थी, फिर ये आपकी 0 हो गई और ये क्या हो गई? आपकी 400 हो गई। यानी एक दूसरे का रूपांतरण हुआ है। कहने का मतलब यहां पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसका मान भी यहां पर कितना होगा? 400 जूल होगा। और आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है आपका mgh। mgh बराबर आपका कितना दे दिया? 400 दे दिया। यहां पर आपको एक मान दे रखा है 2 केजी की वस्तु, 2 केजी के द्रव्यमान की वस्तु। तो m का मान आपको 2 दे रखा है और g का मान आपको कितना लेना है? g का मान यहां पर नहीं दे रखा है, नीचे 10 लेना है। और हाइट का मान आपको ज्ञात करना है, बराबर में कितना गया? 400। यहां से हम हाइट का मान ज्ञात करेंगे तो 400 बटे 2 गुना 10। अगर हम इसको हल करते हैं तो h का मान कितना जाता है साथी? 20 मीटर। h का मान आ जाएगा आपका 20 मीटर। 20 मीटर ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान, सबसे पहले मैं 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आपका ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। एक होता है आपका ऑक्सीजन, एक है आपका ऑक्सीजन और एक है आपका ओजोन। ऑक्सीजन परमाणु का सूत्र होता है O, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और ओजोन का सूत्र होता है O3। तीनों में फर्क देख लो। यहां पर है ऑक्सीजन परमाणु, इसका सूत्र होता है O, केवल O। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो होता है O2, यानी ये अपने ही तत्व के साथ संयोग बना के रहता है। जैसे नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, उसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी हम क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओजोन की तो ओजोन को लिखा जाता है O3। अब इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु की तो इसका आणविक द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है 16 + 16। ये मैंने 16 + 16 क्यों किया? दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि यहां पर 2 बार ऑक्सीजन था, इसलिए मैंने 16 को 16 से जोड़ दिया। कितना गया आपका? 32 आ गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं ओजोन की तो ओजोन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 16 + 16 यानी कितना हो जाएगा? 48 यूनिट। 48 जो यूनिट है वो आपका ओजोन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्लियर है बात? इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको ऑक्सीजन परमाणु की पूछे तो आपका हो जाएगा 16, अगर ऑक्सीजन की पूछे तो आपका 32 हो जाएगा और ओजोन की पूछे तो आपका हो जाएगा 48। करेक्ट? क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जिसको हम AMU कहते हैं, एक AMU का जो मान है वो केजी में कितना होता है? AMU का मान केजी में कितना होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये आपको आंकड़ा याद करना पड़ेगा। देखो अगर हम बात करते हैं एक AMU की, एक AMU की बात करते हैं तो एक AMU का जो मान है वो केजी में कितना होता है? तो आपका होता है 1.6 × 10⁻27 केजी।
10 की घात माइनस 27 kg। यह आपको आंकड़ा याद करना पड़ेगा, यह डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि आपकी जो एक AMU यानी परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होती है उसका मान केजी में कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 kg। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, ए ऑप्शन, वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें और कोई चीज समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे वो पूछ लेता है एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है, ये मैंने आपको पीछे बताए हैं। एक पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है, ये आपसे पूछ सकता है। एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है कि एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होता है, ये आपको बताना है। एक पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है, ये आपको बताना है। और एक पारसेक का मान मीटर में कितना होता है, ये आपको बताना है, कमेंट करना है आपको। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, और यह भी पता चलेगा कि यहां तक वीडियो को कौन देखता है, यह भी मुझे पता चलेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, यह आपका होमवर्क है, ठीक है। वैसे मैं आपको बहुत बार ये पीछे बता चुका हूं, अगर पीछे की क्लास आपने देखी है तो अच्छे से इनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। अगर हम परमाणु के नाभिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। जो परमाणु का जो नाभिक है, कोई भी आपका परमाणु होता है, उस परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक, उस नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु की नाभिक की जो खोज ऐसा थी वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया था, जो आपकी स्वर्ण पत्ती होती है, सोने की पत्ती, उसके ऊपर एल्फा कणों की क्या की थी, एल्फा कणों की बौछार की थी। और इस एल्फा कणों के प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर दी थी, परमाणु के अंदर नाभिक की खोज कर दी थी। परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एक तो आपका पाया जाता है प्रोटॉन, एक तो क्या मिलेगा आपको, प्रोटॉन मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन मिलेगा। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है, तो एक तो आपका प्रोटॉन मौजूद होता है और एक आपका न्यूट्रॉन मौजूद होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके अंदर कुल 118 तत्व मौजूद हैं, 118 तत्व। इस 118 तत्व में से 117 तत्वों के अंदर 117 तत्वों के जो नाभिक हैं उसके अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर 117 में क्यों, 118 में क्यों नहीं, तो साथ ही एक अपवाद है, एक अपवाद आपको याद रखना है। और वो अपवाद क्या है, अपवाद की अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका हाइड्रोजन। जो आपका हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन इसका जो नाभिक होता है, इसके नाभिक में क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके नाभिक में क्या नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन पाया जाता है, तो वो आपका हाइड्रोजन है। या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछ लिया जाए कि प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सा तत्व मौजूद है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है बात है। तो नाभिक के अंदर क्या मिलता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं मेरे साथी, अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में आपको पता ही है। न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी किसने, चैडविक ने, जेम्स चैडविक नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो साथ ही इसके बारे में आपको पता ही है, गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक था, गोल्डस्टीन नाम का वैज्ञानिक, इसने इसकी खोज की थी। इसके जैसा ही एक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, इसके जैसा ही एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का जो काम है वो कौन करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन करता है। और किस रास्ते पर चक्कर लगाता है, तो आपको याद रखना है वर्ताकार कक्षा में। किस कक्षा में चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षा में। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में चक्कर लगाता है, तो आपका हो जाएगा वर्ताकार पथ पर। ठीक है। तो नाभिक के अंदर तो होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, चक्कर लगाने का कार्य करता है। ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी इस इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। क्लियर है बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु का परस्पर प्रभाव, इनमें से कौन सा, मतलब ये आपका कण है, इसमें से कौन सा कण विद्युतीय तटस्थ है। अब हम बात करते हैं विद्युतीय तटस्थ की। विद्युतीय तटस्थ क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं विद्युतीय तटस्थ, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका जो ऋणावेश होता है, ऋणावेश और आपका जो धनावेश होता है, इनकी बराबर मात्रा, इन दोनों की अगर जिसके अंदर बराबर मात्रा मिलती है, बराबर मात्रा जिसके अंदर मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युतीय तटस्थ मतलब कण कहते हैं उसको। क्लियर है बात है। यानी विद्युतीय तटस्थ किसको कहा जाता है, जिसके अंदर ऋणावेश और धनावेश की मात्रा बराबर होती है। जितने ऋणावेश हैं उतने उसके अंदर अगर धनावेश होंगे तो उसको कहा जाता है विद्युतीय तटस्थ। ठीक है। अब ऐसा कौन सा कण है जिसके अंदर ऐसा गुण देखने को मिलता है, तो उसका नाम है मेरे साथी न्यूट्रिनो। क्या नाम है, न्यूट्रिनो। एक तो होता है आपका न्यूट्रॉन और एक होता है आपका न्यूट्रिनो, दोनों में अंतर है। इस न्यूट्रिनो की जो खोज है मेरे साथी, वो की थी किसने, एक वैज्ञानिक का नाम था पाउली नाम का वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी, पाउली नामक वैज्ञानिक ने। और इस न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, मैंने अभी आपको बताया था, चैडविक ने, है ना। ये जो न्यूट्रिनो है वो आपका एक प्रकार का विद्युतीय तटस्थ प्रकार का कण है, और ये जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ये आपका एक उदासीन है, ये उदासीन है। ना तो इसके अंदर प्लस का आवेश है, ना इसके अंदर माइनस का आवेश है, ना तो इसके अंदर ऋणावेश है और ना ही इसके अंदर धनावेश है। लेकिन इसके अंदर दोनों के दोनों है, इसके अंदर ऋणावेश भी है और इसके अंदर क्या है आपका धनावेश भी है। समझने की कोशिश करना कि विद्युतीय तटस्थ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मेरे साथी कि जिसके अंदर ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं विद्युतीय तटस्थ। और वो किस प्रकार का, वो कौन है, वो है न्यूट्रिनो, जिसकी खोज किसने की थी, पाउली ने की थी। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो एक प्रकार का आपका उदासीन होता है, इसके अंदर ना तो प्लस होता ना इसके अंदर माइनस होता। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है पॉजिट्रॉन। अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें मेरे साथी, तो ये जो पॉजिट्रॉन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का मतलब होता है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर माइनस का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस का आवेश। इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका ऋणावेश होता है, माइनस का आवेश, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्लस का आवेश मिलेगा। यानी इसके अंदर आपका जो माइनस का आवेश है कितना, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये होता है ना आपका 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये आपका माइनस का होता है किसके अंदर, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो पॉजिट्रॉन के अंदर क्या होता है, प्लस का होता है। ये तो आपका माइनस का होता है और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये प्लस का आपको मिलेगा। और यहां पर ये किसका मिलेगा, ये माइनस का मिलेगा आपको, ये माइनस का मिलेगा। तो प्रतिकण का मतलब होता है विपरीत कण। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण को क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। और मेरे साथी पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन, इसकी जो खोज है वो की थी एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने, एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आपको इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी खोज थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज की गई थी। तो मैंने आपको बताया था किसकी खोज की गई थी, नाभिक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, मैंने अभी भी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसको कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि
उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। यानी जिसके अंदर कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिकाएं डेवलप होती हैं, उस उत्तक को क्या कहा जाता है? तो साथियों, जिसके अंदर विभाजन होता है, जिसके अंदर विभाजन होता है और इस विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, उस उत्तक को कहा जाता है विभज्योतक उत्तक। क्या कहा जाता है? विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक। और इसी को क्या कहा जाता है? मेरिस्मेटिक कहा जाता है, मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। मेरिस्मेटिक या फिर विभज्योतक उत्तक होता है, उसकी कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होकर के नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती हैं, उस उत्तक का नाम है विभज्योतक उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभज्योतक यानी इंटरकेलरी जो मेरिस्मेटिक है वो कहां पाए जाते हैं? इंटरकेलरी जो आपके जो देखो 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका लेटरल, लेटरल मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक। अगर हम लेटरल मेरिस्मेटिक की बात करते हैं, इसको कहा जाता है पार्श्व विभज्योतक। दूसरा होता है आपका शीर्षस्थ, शीर्षस्थ जिसको हम एपिकल के नाम से भी जानते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक। और तीसरा आपका होता है अंतर्वेशी जिसको हम इंटरकेलरी कहते हैं, इंटरकेलरी या फिर अंतर्वेशी, अंतर्वेशी। ये आपके 3 प्रकार के क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक होते हैं, विभज्योतक होते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है मेरे साथी? ये आपका जो तने की जो चौड़ाई होती है, तने की चौड़ाई तने में पाया जाता है, तना जो होता है पौधे का उसमें पाया जाता है, और तने की जो मोटाई होती है उसका वृद्धि करने का काम होता है, वो लेटरल मेरिस्मेटिक का होता है। अगर हम शीर्षस्थ की बात करते हैं, एपिकल की बात करते हैं, तो ये कहां पाया जाता है? ये आपका एक तो जड़ होता है, उसके ऊपर के भाग पर पाया जाता है, मतलब नीचे की साइड, और एक आपका जो तना होता है, तना उसके ऊपर की साइड पर पाया जाता है। यानी कहने का मतलब शीर्षस्थ जो एपिकल होता है वो जड़ और तने के अंदर पाया जाता है, और ये जड़ और तने की जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने में सहायक होता है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक। अगर हम इंटरकेलरी या फिर अंतर्वेशी की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये कहां पाया जाता है? ये आपकी जो पत्तियां होती हैं, आपकी जो पत्तियां, उस पत्तियों का जो तल होता है उसके ऊपर ये पाया जाता है। यानी कहने का मतलब टहनियों का जो टहनियां होती हैं, छोटी छोटी टहनियां, पत्तियों की टहनियां होती हैं, उन टहनियों की वृद्धि करने में सहायक कौन होता है? तो आपका अंतर्वेशी विभज्योतक होता है। टहनियों की वृद्धि कौन करता है? अंतर्वेशी। तने और जड़ की वृद्धि कौन करता है? तो आपका शीर्षस्थ करता है, एपिकल करता है। और तने की मोटाई कौन बढ़ाता है? तो आपका लेटरल बढ़ाता है। तो आपको यही पूछा था कि आपका जो अंतर्वेशी विभज्योतक है वो कहां पाया जाता है? तो साथ ही वो पत्तियों के तल पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। घेरे का मतलब होता है मोटाई में वृद्धि। जड़ और तने के मोटाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो साथी ध्यान रखना, जड़ और जो आपका तना है उसके घेरे में वृद्धि यानी उसकी मोटाई में वृद्धि किसके द्वारा होगी? तो लेटरल मेरिस्मेटिक के द्वारा हो जाएगी, पार्श्व विभज्योतक के द्वारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। घेरे का मतलब होता है मोटाई, घेरे का मतलब क्या होता है? मोटाई। तो आपका जो तना और जो जड़ है उसकी मोटाई में वृद्धि कौन करता है? तो उसकी मोटाई में वृद्धि करता है लेटरल मेरिस्मेटिक यानी पार्श्व विभज्योतक। कौन करता है? लेटरल मेरिस्मेटिक या फिर पार्श्व विभज्योतक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रस्थ यानी शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक के शीर्ष पर पाया जाता है। यानी जो आपका शीर्षस्थ जो आपका मेरिस्मेटिक है या जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो कहां पाया जाता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही पूछा है कि शीर्षस्थ विभज्योतक आपका कहां पाया जाता है? तो ये जड़ और तने के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। और ये क्या करता है? शीर्षस्थ विभज्योतक ये जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है। लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है आपका शीर्षस्थ, और मोटाई बढ़ाने में कौन सहायक होता है? तो आपका लेटरल मेरिस्मेटिक या फिर पार्श्व विभज्योतक। दोनों में आपको अंतर समझना है। ये तो लंबाई बढ़ाता है और ये क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसके द्वारा होती है? प्राथमिक वृद्धि। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक वृद्धि होती क्या है। प्राथमिक वृद्धि होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्राथमिक वृद्धि का मतलब होता है जब हम बीज को बोते हैं
प्राथमिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो प्राथमिक वृद्धि उसको कहा जाता है जैसे हमने बीज को बोया, ये मान लो बीज है, इसको हमने मिट्टी के अंदर बो दिया, तो जैसे ही इसमें अंकुरण पैदा होता है, जैसे ये अंकुरित होता है, तो अंकुरित होते टाइम क्या होगा कि इससे एक तो निकलती है आपकी इसमें से जड़, और एक इसमें से निकलती है आपकी ऊपर की शाखा जिसको हम तना बोलते हैं। दो ही तो चीजें निकलती हैं, एक तो आपका निकलता है जड़ और एक आपकी निकलता है तना। अब देखो इस तने के ऊपर फिर क्या होती है, पत्तियां निकलती हैं, इस प्रकार से पत्तियां निकलती हैं, तो इसको कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि। तो एक तो जड़ की वृद्धि, एक आपके तने की वृद्धि और एक आपकी पत्तियों की वृद्धि या फिर टहनियों की वृद्धि। टहनियों की जो वृद्धि है, इन तीनों प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इन तीनों प्रकार की वृद्धि को कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। तो ये किसके द्वारा किसके द्वारा होती है, ये आपसे पूछा है। तो जड़ और तने की वृद्धि किसके द्वारा होती है, शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा। किसके द्वारा, शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा तने और जड़ की वृद्धि। और आपकी जो टहनियों की जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है साथी, वो होती है आपके अंतर्वेशी विभजोतक के द्वारा। किसके द्वारा, अंतर्वेशी विभजोतक के द्वारा। तो ये दो प्रकार की आपकी क्या होती हैं, वृद्धियां होती हैं, एक तो शीर्षस्थ के द्वारा, एक अंतर्वेशी के द्वारा। तो प्राथमिक जो वृद्धि होती है ना वो इस दोनों के द्वारा ही होती है। अगर हम लेटरल की बात करते हैं, जो लेटरल आपका होता है, जो पार्श्व विभजोतक होता है, वो क्या करता है, वो तो मोटाई बढ़ाने का काम करता है। तो मोटाई तो बहुत बाद में जाके बढ़ती है, यानी जो मोटाई होती है वो बढ़ाता है आपका लेटरल मोटाई, और जो मोटाई होती है मेरे साथी वो आपकी द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि, ये आपकी प्राथमिक वृद्धि नहीं होती। प्राथमिक जो आपकी वृद्धि होती है वो कौन होती है, प्राथमिक वृद्धि आपकी केवल और केवल टहनियों की वृद्धि, तने की वृद्धि और जड़ की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, इनकी लंबाई में वृद्धि को हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इसकी मोटाई में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि। तो आपको सिर्फ प्राथमिक वृद्धि के बारे में पूछा था, तो वो किस किस के द्वारा हो जाएगी, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी के द्वारा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है लंबवत विभजोतक, बिल्कुल गलत है। बी में दे रखा है पार्श्व विभजोतक, नहीं ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो द्वितीयक वृद्धि करने में सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्वेशी की, बिल्कुल ये सही है। और हम बात करते हैं डी की, डी में आपको दे रखा है शीर्ष विभजोतक, ये भी सही है। यानी आपका जो सी और जो डी होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। और सी और डी किस के अंदर दे रखा है, वो आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो इन बातों को आपको समझना है कि प्राथमिक वृद्धि कौन करता है और द्वितीयक वृद्धि कौन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, कि एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। जो एरियोलर ऊतक होता है वो क्या करता है, अंदर जो होते हैं ना, अंदर उसके जो आंतरिक भाग होते हैं, अंदर जो उसके अंग हैं, अंदर के जो अंग हैं, और उस अंदर के अंगों का जो आंतरिक भाग होता है उसको क्या करता है, भरने का कार्य करता है। कोई भी आपका आंतरिक अंग है, कोई भी आपका अंदर का अंग है, जैसे मान लो ये कोई मान लो जीव है, कोई पौधा है, तो इसके अंदर जो अंग होगा, ये मान लो अंदर कोई अंग है, और इस अंदर के अंग के आंतरिक जो भाग है ना, उस आंतरिक भागों के स्थानों को भरने का जो काम है वो किसका होता है, वो आपके एरियोलर ऊतक का होता है। तो अंदर के जो आंतरिक भाग होते हैं, अंदर के जो आंतरिक भाग होते हैं उन्हीं को भरने का कार्य कौन करता है, एरियोलर ऊतक करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंदर के आंतरिक स्थान को भरने का जो कार्य वो किसका है, एरियोलर विभजोतक, एरियोलर ऊतक का होता है। क्लियर है। चलिए तो ये थे 20 क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो के साथ हम रोजाना आपसे मिलते रहेंगे। इतने दिन क्लास आपकी 4-5 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। आगे आपकी रेगुलर क्लास होंगी, मैं आपसे दावा करता हूँ। बस बीच में 1-2 दिन क्लास मिस हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं, काम ही ऐसा है मेरा, इसलिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।